हेलो बच्चों, राजीव पाठक कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 केमिस्ट्री का मैराथन चालू करेंगे, जिसमें हम बोर्ड में आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। साथ में शॉर्ट थ्योरी जो कि फास्ट ट्रैक रिवीजन होगा, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जो कि क्या है, विलयन है। तो विलयन में आप देखिए कि सबसे पहले विलयन क्या होता है, तो दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। अब विलयनों के प्रकार के ऊपर हम आते हैं। विलयनों के प्रकार में सबसे पहले गैसीय विलयन, जिसमें विलेय गैस होता है, विलायक गैस होता है, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का गैस का जो मिश्रण होता है, वो इसका एक एग्जाम्पल होता है। बेसिकली जो प्रकृति होती है किसी भी विलयन की, वो डिपेंड करती है विलायक के ऊपर। विलायक वह भाग होता है जो विलयन में अधिक मात्रा में होता है। दूसरा, अगर आपका विलेय द्रव है और विलायक गैस है, तो ये नाइट्रोजन क्लोरोफॉर्म का जो मिश्रण होता है। तीसरा है आपका, तो अगर आपका विलेय ठोस है और विलायक गैस है, वो नाइट्रोजन गैस में विलयन होता है। फिर उसके बाद अब हम आ जाते हैं द्रव विलयन। जो किसी भी विलयन की जो प्रकृति होती है, वो निर्भर किसके ऊपर करती है, वो निर्भर करती है किसके ऊपर, विलायक के ऊपर। तो द्रव जो विलयन होगा, उसमें विलायक हमेशा द्रव रहेगा। विलेय गैस, द्रव और ठोस तीनों में से कोई भी हो सकता है। अब हम आते हैं कि अगर विलेय जो है गैस है, विलायक तो द्रव रहेगा ही, तो ये जल में घुली हुई ऑक्सीजन इसका एक एग्जाम्पल होगा। दूसरा, अगर विलेय भी द्रव है, विलायक भी द्रव है, तो जल में घुली हुई एथेनॉल, ठीक है, ये इसका एक क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। जल में घुला हुआ एथेनॉल इसका एक एग्जाम्पल होगा। अगर विलेय ठोस है आपका, विलायक तो द्रव रहेगा ही, तो जल में घुला घुला हुआ जो है वो ग्लूकोज, इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। या फिर जल में घुला हुआ चीनी। आगे हम बात करते हैं ठोस विलयन के ऊपर। ठोस विलयन में भी वही बात है, क्योंकि जो प्रकृति होती है निर्भर बच्चों, वो किसके ऊपर करती है, वो प्रकृति निर्भर करती है विलायक के ऊपर। तो ठोस विलयन में भी आपका जो विलेय होगा, वो हमेशा विलायक जो होगा वो क्या रहेगा, ठोस ही रहेगा। अब देखिए, अगर विलेय गैस है, विलायक तो हमेशा ठोस ही रहेगा, तो आपका हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, पैलेडियम में विलयन हो जाएगा। अगर आपका विलेय द्रव है, विलायक ठोस है, तो चारों का सोडियम के साथ अमलगम जो बनेगा, ठीक है, NaHG, ये हो जाएगा। अगर विलेय आपका ठोस है और विलायक ठोस रहेगा, तो जो भी मिश्र धातुएं बनती हैं, जैसे तांबे का सोडियम के साथ जो विलयन होता है, वो आपका हो जाएगा विलयन। विलयन ये हो जाएगा। आगे हम आते हैं, ये तो बेसिक प्रकृति हो गई। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसके ऊपर, कि विलायक क्या होता है। विलायक को अंग्रेजी में सॉल्वेंट बोलते हैं, सॉल्वेंट। तो विलयन का वह अवयव होता है जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है और जिसकी भौतिक अवस्था विलयन की भौतिक अवस्था के समान होती है। तो सीधी सी बात है बच्चों, कि यह विलयन का वह अवयव है जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है और जिसकी भौतिक अवस्था विलयन की भौतिक अवस्था के समान होती है। तो इसकी जो भौतिक अवस्था होती है, वो विलयन के ही भौतिक अवस्था के क्या होती है, समान होती है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं किसके ऊपर, अगली बात जो हम करेंगे वो किसके ऊपर हम करेंगे, वो हम करेंगे, यस, वो हम करेंगे विलेय के ऊपर। तो विलेय क्या होता है, विलेय या विलयन का वह अवयव होता है जो कि अपेक्षाकृत क्या होता है, कम मात्रा में होता है। इसकी मात्रा क्या होती है, अपेक्षाकृत कम रहती है और इसको कहते हैं सोल्यूट, अंग्रेजी में सोल्यूट कहते हैं। आगे हम आते हैं प्रतिशत सांद्रता के बारे में, प्रतिशत सांद्रता के ऊपर। तो यह विलयन के 100 भागों में घुलित विलेय के भागों की संख्या दर्शाती है। विलयन के 100 भागों में घुलित विलेय के भागों की संख्या दर्शाती है। इसे 3 तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। पहला है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत में क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। फिर आयतन प्रतिशत है, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे 100। फिर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है, तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, वो भी ml में, और गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब बात आती है मोलरता की, मोलरिटी, मोलरिटी, मोलरिटी के ऊपर हम बात करते हैं। मोलरता, इनके ऊपर भी एक न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में। तो मोलरता क्या होता है बच्चों, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। इसको आपको ध्यान देना है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। सीधे तरफ से अगर इसकी परिभाषा पूछी जाए, तो किसी विलयन के 1 लीटर में घुलित विलेय के मोलों की संख्या को यह दर्शाती है और इसका मात्रक क्या हो जाता है, मोल प्रति लीटर। तो मोलरता m बराबर विलेय के मोलों की संख्या n बटे विलयन का आयतन v लीटर में। आगे इसके बाद हम बात करते हैं नॉर्मलता के ऊपर, नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी, तो किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऊपर क्या था, यहाँ ये था कि विलयन के 1 लीटर में घुलित विलेय के मोलों की संख्या। यहाँ भी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। यहाँ मोलों की संख्या थी, मोलरता में मोल रहेंगे, और नॉर्मलता में क्या रहेंगे, ग्राम तुल्यांक रहेंगे। नॉर्मलता में ग्राम तुल्यांक रहेंगे की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है, उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। आगे हम आते हैं आगे। अब जो नॉर्मलता का फॉर्मूला हो जाएगा इस प्रकार से, जो नॉर्मलता का फॉर्मूला, नॉर्मलता कैपिटल N से, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे हम बात करते हैं मोललता के बारे में। मोललता, स्मॉल m से इसको दर्शाया जाता है, मोलैलिटी।
स्मॉल m से दर्शाते हैं, तो सीधे सीधे यह विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को दर्शाता है। विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को दर्शाता है और इसका मात्रक क्या हो जाता है? मोल प्रति किलोग्राम। इसका मात्रक क्या होता है बच्चों? मोल प्रति किलोग्राम होता है। मोललता का फॉर्मूला विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल m बटे विलायक का द्रव्यमान जो है वो इसमें किलोग्राम में होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे मोलरता और नॉर्मलता के बीच संबंध के ऊपर। तो देखिए कि किसी विलयन की मोलरता तथा नॉर्मलता निम्न संबंध द्वारा दर्शाई जा सकती है। मोलरता गुणे आणविक द्रव्यमान बराबर नॉर्मलता गुणे तुल्यांकीय द्रव्यमान, या मोलरता गुणे आणविक द्रव्यमान बराबर नॉर्मलता गुणे आणविक द्रव्यमान बटे n, या फिर आप इसे मोलरता बटे मोलरता बराबर नॉर्मलता बटे n भी कर सकते हो, या नॉर्मलता बराबर पक्षांतर कर दे या ना के इधर गुणा हो जाएगा तो मोलरता गुणे क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। जहाँ पे जो n होता है वो या तो संयोजकता होगी या अम्लता या क्षारता। आगे हम आते हैं फॉर्मलता के बारे में। इसको भी आप जानते रहिए कि किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित, ध्यान दीजिएगा, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के सूत्रभारों की संख्या जो कि किसमें होनी चाहिए? ग्राम में होनी चाहिए। उस विलयन की क्या कहलाती है? फॉर्मेलिटी कहलाती है। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? F से प्रदर्शित करते हैं। चलिए इसके बाद फॉर्मलता का फॉर्मूला विलेय के ग्राम सूत्रभारों की संख्या बटे विलयन का आयतन किसमें होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलेय का सूत्र द्रव्यमान गुणे विलयन का आयतन किसमें? लीटर में होना चाहिए। अब इसके बाद हम आ जाते हैं किसके ऊपर? मोल प्रभाज के ऊपर, मोल फ्रैक्शन के ऊपर आ जाते हैं। मोल प्रभाज को मोल अंश भी कहा जाता है, एनसीईआरटी मोल अंश लिखती है, तो ये मोल अंश नाम से भी आप जो है वो याद रखिएगा। क्या होता है? किसी विलयन में उपस्थित, ध्यान दीजिएगा, किसी विलयन में उपस्थित क्या किसी अवयव के मोलों किसी अवयव के कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है। यानी कहने का मतलब जिस भी अवयव का आपको मोल प्रभाज निकालना होता है उसके मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? मोल प्रभाज होता है, मोल फ्रैक्शन होता है। तो सीधे सीधे एक अवयव का मोल प्रभाज बराबर अवयव के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? मोल प्रभाज कहते हैं या मोल फ्रैक्शन कहते हैं। मान लीजिए कि विलेय और विलायक मिलकर जो है वो विलयन का निर्माण कर रहे हैं और विलेय के जो मोलों की संख्या है वो क्या है? N2 है और विलायक के मोलों की संख्या N1 है। तो सीधे सीधे अगर आपको विलेय का मोल प्रभाज निकालना है तो N2 बटे N1 प्लस N2, विलायक का निकालना है तो N1 बटे N1 प्लस N2 ऐसे हो जाता है। आगे हम बात करते हैं किसके ऊपर? विलेयता के ऊपर बच्चों बात करते हैं। विलेयता, सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता क्या होती है? तो यह जो होती है वो क्या होती है? एक निश्चित ताप पर किसी विलायक की मात्रा निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा को दर्शाती है। तो विलेयता मतलब वही घुलनशीलता, घुलने की जो क्षमता होती है, या किसी निश्चित ताप पर किसी विलायक की निश्चित मात्रा में घुली किसी विलेय की अधिकतम मात्रा को दर्शाती है। मतलब किसी विलायक में कोई विलेय कितनी अधिक मात्रा में जो है वो क्या कर सकता है? घुल सकता है, उसकी मात्रा को यह दर्शाती है। फिर इसके बाद बात करते हैं हम हेनरी के नियम के ऊपर। हेनरी का नियम, इसके अनुसार स्थिर ताप पर किसी द्रव विलायक के इकाई आयतन में घुली गैस की मात्रा उस द्रव की सतह पर साम्यावस्था में उस गैस द्वारा लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। सीधी बात, स्थिर ताप पर किसी द्रव के इकाई आयतन में घुली गैस की मात्रा उस द्रव की सतह पर साम्यावस्था में उस गैस द्वारा लगाए गए दाब के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। अब हम बात करेंगे वाष्प दाब के ऊपर। तो वाष्प दाब क्या है? यह एक निश्चित ताप पर द्रव एवं उसके वाष्प के साम्यावस्था में होने पर वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया क्या होता है? दाब होता है। अर्थात P इज इक्वल टू PA XA हो जाएगा, या फिर P1 आप X1 भी कर सकते हो। ये इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू P1 इंटू X1, आप ऐसे कह सकते हो, या P1 नॉट X1 कह सकते हो, अलग अलग। आगे कह रहा है हाँ, वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है? वाष्प दाब में अवनमन, तो वाष्प दाब में अवनमन यह किसी विलायक में किसी अवाष्पशील विद्युत अनापघट्ट को मिलाने पर, मान लीजिए किसी विलायक में आप कोई जो है वो अवाष्पशील विद्युत अनापघट्ट मिला देते हैं, ठीक है, तो जिससे उसके वाष्प दाब में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, और जिसको क्या कहा जाएगा? वाष्प दाब में अवनमन कहा जाएगा। फिर बात आ जाती है राउल्ट के नियम के ऊपर, ठीक है। तो राउल्ट का नियम क्या क्या कहता था? राउल्ट का नियम, पहली चीज तो स्थिर ताप पर वाष्पशील द्रव के विलयन में इसके अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मूल प्रभाज के क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी P इज इक्वल टू KH इंटू XA हो जाएगा, एक बात। दूसरी बात क्या हो जाएगा कि स्थिर ताप पर विलयन में उपस्थित वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज के भी समानुपाती होता है। यानी P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P1 X1 या फिर PA XA हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन और अनआइडियल सॉल्यूशन के बारे में, यानी आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के बारे में। तो सबसे पहले आदर्श विलयन क्या होते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ये सांद्रता एवं ताप की विस्तृत परास में, मतलब बहुत लॉन्ग रेंज इनकी जो होती है सांद्रता एवं परासों में, राउल्ट के नियम का क्या करते हैं? पालन करते हैं, ठीक है। इसके लिए जो इनका एंथैल्पी परिवर्तन है वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए।
और साथ में आयतन में जो परिवर्तन होना चाहिए वो भी क्या हो जाना चाहिए बच्चे, 0 हो जाना चाहिए। फिर बात आती है अनादर्श विलयन, तो ये सांद्रता एवं ताप की विस्तृत परासों में राउट के नियम का पालन नहीं करते हैं। सीधे इतनी बात जानिए कि आदर्श विलयन राउट के नियम का पालन करते हैं, उनका जो एंथैल्पी परिवर्तन है और आयतन में परिवर्तन है दोनों शून्य होता है। अनादर्श विलयन राउट के नियम का पालन नहीं करते हैं और अनादर्श विलयन 2 प्रकार के होते हैं। अगर राउट के नियम से वो धनात्मक विचलन दिखाता है तो मतलब जो है ज़्यादा विचलन दिखाता है तो धनात्मक जो है हो जाएगा विचलन उसका, नहीं तो ऋणात्मक, अगर कम विचलन दिखाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। यानी राउट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वालों के लिए क्या होता है, एंथैल्पी परिवर्तन 0 से ज़्यादा और आयतन में परिवर्तन भी 0 से ज़्यादा होता है, और राउट के नियम से ऋणात्मक विचलन दिखाने वालों का एंथैल्पी परिवर्तन 0 से कम और आयतन में परिवर्तन भी 0 से कम होता है। आगे हम बात करते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण, ऐसे विलयन जिनके क्वथनांक क्या होते हैं, समान होते हैं। अगर ये विलयन एक मिला दिया जाए तो इनको प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक करना संभव नहीं रहेगा, क्योंकि प्रभाजी आसवन में भाई दोनों के क्वथनांक समान है तो दोनों एक ही ताप पर तो वाष्पित होंगे, इसलिए इनको प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। तो सीधे इसमें कह रहा है आपसे कि ऐसे द्रवीय मिश्रण जो एक निश्चित ताप पर उबलते हैं एवं अवयवों के अनुपात में बिना परिवर्तित किए क्या हो जाते हैं, वाष्पित हो जाते हैं, इन मिश्रणों के अवयवों को क्या कहा जाता है, प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, इनको हम क्या कहेंगे, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। आगे हम आते हैं, आगे जो है आपका आ जाता है आगे आ जाता है अणुसंख्य गुणधर्म। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया आपका अणुसंख्य गुणधर्म। तो बच्चों ऐसे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या के ऊपर निर्भर करते हैं उनको क्या कहेंगे, अणुसंख्य गुणधर्म कहेंगे। तो ये गुणधर्म केवल विलयन में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि उनकी प्रकृति के ऊपर। विलयन के महत्वपूर्ण अणुसंख्य गुणधर्म कुछ निम्नलिखित हैं। जैसे पहला क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन ये क्या होगा बच्चों, तो यह वाष्प दाब के अवनमन एवं शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का क्या होता है, अनुपात होता है। वाष्प दाब में अवनमन आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा पी हो जाएगा, और शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब हो जाएगा वो पी नॉट हो जाएगा। तो अब राउट के नियम के अनुसार राउट के नियम के अनुसार विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज यानी मोल अंश के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे पी नॉट माइनस पी, चाहे आप पी एस भी लिख सकते हैं, अपान पी नॉट इज इक्वल टू एन अपान एन प्लस एन, जहाँ पे जो स्मॉल एन होता है वो किसके बराबर होता है, वो विलेय का मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या होती है, और कैपिटल एन क्या होता है, विलायक की। स्मॉल एन विलेय के मोलों की संख्या, कैपिटल एन विलायक के मोलों की संख्या। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखेंगे कि तनु विलयन के लिए जो होता है वो तनु विलयन में जाहिर सी बात है विलेय के मोलों की संख्या बहुत कम होगी, यानी जो कैपिटल एन होगा ये बहुत ज्यादा होगा किसके, स्मॉल एन के। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन में स्मॉल एन जोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत कम है, तो आप कैपिटल एन ही ऐड करेंगे। तो यहाँ पे सीधे सीधे पी नॉट माइनस पी अपान पी नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान एम अपान कैपिटल डब्ल्यू अपान एम। जो स्मॉल डब्ल्यू होता है, स्मॉल डब्ल्यू ये क्या होता है, ये विलेय का भार या द्रव्यमान, और स्मॉल एम जो होता है वो विलेय का अणुभार होता है, विलेय का अणुभार होता है। जबकि कैपिटल डब्ल्यू जो होता है वो क्या होता है, विलायक का भार, विलायक का भार, और कैपिटल एम जो होता है वो क्या होता है, विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार होता है। चलिए इसके बाद आते हैं अगले फॉर्मूले के ऊपर। अगला फॉर्मूला क्वथनांक में उन्नयन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर आते हैं इनके ऊपर। हिमांक अवनमन या क्वथनांक उन्नयन से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो यह किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विद्युत अनापघट्य पदार्थ को मिलाने पर होता है। जब कोई अवाष्पशील विद्युत अनापघट्य पदार्थ आप मिला देंगे तो क्वथनांक जो है वो क्या हो जाएगा, कुछ बढ़ जाएगा। तो वो क्वथनांक उन्नयन होता है जो कि आप डेल्टा टीबी से लिखते हैं, और डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, एम के होता है, जो कि एम मोललता होती है, या फिर डेल्टा टीबी बराबर होता है के बी इंटू एम, जहाँ पे के बी जो होता है वो मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है। अब जो मोललता हो जाएगी वो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधे सीधे फॉर्मूला आपका बन जाएगा डेल्टा टीबी बराबर 1000 केबी स्मॉल डब्ल्यू अपान एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा, जहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू आपको पता है कि विलेय का भार होता है, और स्मॉल एम विलेय का अणुभार, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार, केबी मोलल उन्नयन स्थिरांक। ये अब बात हम करते हैं हिमांक अवनमन के। हिमांक अवनमन कब होता है, तो यह किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विद्युत अनापघट्य मिलाने से हिमांक में होने वाली कमी होती है। तो सीधी सी बात है, अगर किसी विलायक में आप कोई अवाष्पशील विद्युत अनापघट्य मिला दोगे तो उसका हिमांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा और जल्दी फ्रीज हो जाएगा। तो ये भी सीधे सीधे जो होता है कि जो हिमांक में अवनमन होता है यानी डेल्टा जो टीएफ होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये भी होता है किसके, मोललता के, एम के। या डेल्टा टीएफ जो होता है वो क्या होता है, के एफ इंटू एम हो जाता है, जहाँ पे एम तो मोललता होती है, के एफ जो होता है वो मोलल अवनमन स्थिरांक होता है। बाकी इसका फॉर्मूला जो है वो डेल्टा टी एफ बराबर 1000 के एफ डब्ल्यू बटे एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू होता है। अब आते हैं ऑस्मोसिस के ऊपर। ऑस्मोसिस यानी परासरण। परासरण की क्रिया बच्चों क्या होती है, तो दो भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर, दो भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली एसपीएम द्वारा पृथक करने पर विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः प्रवाह, विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः प्रवाह जो है वो क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। अब परासरण की प्रक्रिया वो होती है जिसमें आप चने को या मुनक्के को पानी में भिगो रहे हैं और
क्या हो जा रहा है, फूल जा रहा है, ये प्रक्रिया परासरण कहलाती है। अब परासरण दाब क्या होगा, ठीक है, तो परासरण की इस क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया न्यूनतम दाब जो होगा वो क्या कहलाएगा, परासरण दाब कहलाएगा। और यहाँ पे परासरण दाब वैसे तो पाई से दिखाया जाता है, पाई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, CRT होता है, ठीक है, CRT होता है। यहाँ पे पाई इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू CRT दिया हुआ है, बट पाई इज इक्वल टू CRT NCRT लिखता है। समपरासरी विलयन क्या होते हैं, ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं, वह विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं, इनकी मोलर सांद्रता भी समान होती है, ऐसे विलयन क्या कहलाते हैं, समपरासरी विलयन कहलाते हैं। तो N1/V1 बराबर N2/V2 या फिर P1 बराबर P2 इनके लिए होता है। अल्प परासरी या अति परासरी विलयन क्या होते हैं तो भिन्न सांद्रताओं वाले विलयनों में अधिक परासरण दाब उत्पन्न करने वाला विलयन अति परासरी विलयन कहलाता है तथा कम परासरण दाब उत्पन्न करने वाला जो विलयन होता है वो क्या कहलाता है, अल्प परासरी विलयन कहलाता है। व्युत्क्रम परासरण बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस। अभी आपने क्या किया कि परासरण दाब लगाया, परासरण दाब से जो विलयन के अंदर जो भी मतलब जो है विलायक निकल रहा था उसको आपने क्या कर दिया, विलयन के अंदर विलायक के प्रवाह को आपने रोक दिया। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हैं, विलयन के अंदर और अतिरिक्त दाब लगा रहे हैं तो विलयन के अंदर जो विलायक होगा वो बाहर आने लगेगा, तो ये क्या कहलाता है, व्युत्क्रम परासरण या प्रतिलोम परासरण कहलाता है। तो इस प्रक्रम में विलयन पर उसके परासरण दाब से भी अधिक दाब लगाया जाता है। इससे क्या होता है, विलायक के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले मतलब अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर क्या होने लगते हैं, स्वतः जाने लगते हैं। और इस प्रकार ये जो है वो क्या कहलाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा समुद्र के जल का जो है वो शोधन किया जाता है पीने वाले जल में, पीने वाले पानी में। अब हम बात करते हैं कुछ परासरण नियम की सीमाओं के ऊपर। परासरण नियम की सीमाएं ध्यान दीजिए क्या है। पहली चीज कि विलेय आपका कैसा होना चाहिए, विलेय आपका क्या होना चाहिए, वाष्पशील होना चाहिए। विलेय कैसा होना चाहिए, अवाष्पशील होना चाहिए, सॉरी, विलेय अवाष्पशील होना चाहिए। विलेय आपका अनाभघट्य होना चाहिए। अगली चीज, विलेय की सांद्रता अत्यधिक कम होनी चाहिए, यानी विलेय बहुत क्या होना चाहिए, तनु होना चाहिए। और दूसरी चीज कि विलेय संगुणित या वियोजित नहीं होना चाहिए। अब हम बात करेंगे परासरण दाब तथा आणविक द्रव्यमान के बीच संबंध। यस, परासरण दाब और आणविक द्रव्यमान के बीच आप कैसे संबंध निकाल सकते हैं, तो ध्यान दीजिए, पाई बी इज इक्वल टू NRT होता है और यन जो होते हैं वो विलेय की क्या होती है, मोलों की संख्या। विलेय की मोलों की संख्या से मतलब क्या होता है, विलेय की मोलों की संख्या मतलब विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान। तो सीधे सीधे n बराबर W/m हो जाएगा। जब n का मान आप यहाँ पे पुट करोगे तो सीधे सीधे पाई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/m इंटू RT हो जाएगा। या यहाँ से आप m बराबर निकाल सकते हो WRT बटे पाई बी। बस परासरण दाब पाई हो गया और मोलर आणविक द्रव्यमान जो हो गया वो क्या हो गया, m हो गया। दोनों के बीच रिलेशन हो गया। चलिए अगला लास्ट टॉपिक पे हम आते हैं, वान ठाब गुणक। वान ठाब गुणक क्या होता है, आई किसी आणविक गुणधर्म का जो होता है वो क्या होता है, वान ठाब गुणक वो प्रायोगिक मान होता है। आणविक गुणधर्म का क्या होता है बच्चे, ये प्रायोगिक मान होता है, क्योंकि जो वास्तविक मान से ये क्या आता है, थोड़ा डिफरेंट आता है। इसीलिए जो है वो एग्जैक्ट मान निकालने के लिए हमें वान ठाब गुणक की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो सीधे सीधे वान ठाब गुणक आई जो होगा वो किसी अणु संख्य गुणधर्म का प्रायोगिक मान बटे उसी अणुसंख्य गुणधर्म का क्या होता है, सामान्य मान होता है। विद्युत अपघट्यों के लिए आई हमेशा जो है यानी वान ठाब गुणक वो 1 से अधिक होता है, जबकि विद्युत अनापघट्यों के लिए ये 1 के बराबर होता है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं वान ठाब गुणक आई का अणुसंख्य गुणों से संबंध के ऊपर। तो वान ठाब गुणक आई का अणुसंख्य गुणों से क्या संबंध होता है, तो पहले आप देखिए, सबसे पहले राउल्ट के नियम से तो P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट बराबर IX2 या डेल्टा TB जो हो जाएगा ये क्वथनांक उन्नयन जो हो जाएगा I KB इंटू M हो जाएगा। हिमांक कॉन्मन डेल्टा TF I KF इंटू M हो जाएगा। परासरण दाब पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CRT। वान ठाब गुणक एवं वियोजन की मात्रा में संबंध अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन N-1 या वान ठाब गुणक और संगुणन की मात्रा में जो संबंध होता है वो अल्फा इज इक्वल टू N1 - I अपॉन N-1, जहाँ पे N एक अणु के वियोजन पूर्ण वियोजित या संगुणित होने पर प्राप्त कुल आयनों की क्या होती है, संख्या होती है। ओके, अब इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करेंगे।